नेक्स्ट ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य आता है फलों का मीठा होना। ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव से स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन हो जाता है जिससे कि फल मीठे हो जाते हैं। इसके लिए 2,4-D का या इंडोल ब्यूटारिक एसिड का या MH मैलिक हाइड्रोजोड का छिड़काव किया जाता है। जैसे कि गन्ने में मिठास बढ़ाना है तो उसके लिए इन सब का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक अम्ल सक्रियता, न्यूक्लिक एसिड एक्टिविटी। ऑक्सीजन आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि करते हैं। ऑक्सीजन मैसेंजर आरएनए के संश्लेषण हेतु न्यूक्लियोहिस्टोन से डीएनए टेम्पलेट को मुक्त करने का कार्य करते हैं। मैसेंजर आरएनए विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण करता है जो कि सेल एलोंगेशन में सहायक होते हैं, उसके लिए आवश्यक होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन जैसे कि एंडोल एसिटिक हार्मोन के प्रभाव से कैलस निर्माण की स्थिति में ऑक्सीजन की सांद्रता के अनुरूप आरएनए की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही प्रतिजैविक एक्टिनोमाइसिन के प्रभाव में वृद्धि तथा आरएनए की मात्रा दोनों में कमी देखी गई है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कुछ जो कि ऑक्सीजन के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऑक्सीजन जो है प्रेरित वृद्धि का संदमन करते हैं। तो उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है प्रेरित ट्रांसक्रिप्शन का संदमन भी होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका एलोंगेशन पर ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आता है वायो एसे, जैव संश्लेषण। बायो एसे किसी जीवित पादप अथवा उसके किसी भी भाग में किसी भी पदार्थ की सक्रियता के कारण उसकी वृद्धि संवेदना के परीक्षण को वायो एसे जैव मापन कहा जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन का जैव मापन दो विधियों के द्वारा, दो मेथड के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला आता है एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट और दूसरा आता है रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, मूल वृद्धि संदमन परीक्षण। ऑक्सीजन की सक्रियता के प्रभाव के परीक्षण को ही बायोएसे कहा जाता है। पौधों में ऑक्सीजन की अत्यंत अल्प मात्रा उपस्थित होती है और इतनी अल्प मात्रा होती है कि उसका क्वांटिटेटिव डिटेक्शन करना रासायनिक विधियों के द्वारा संभव नहीं हो पाता है और उसे दर्शाने के लिए ही संवेदी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल टेस्ट प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसे कि बायोएसे कहा जाता है। ऑक्सीजन के बायोएसे का जो एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट है उसे FW वेंट के द्वारा 1926 में दिया गया था। यह परीक्षण जो है संवेदनशील और विश्वसनीय परीक्षण है। इस विधि के दौरान ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि ध्रुवीय स्थानांतरण पर यह विधि आधारित होती है और ऑक्सीजन का स्थानांतरण जो है उसके शीर्ष भाग से उसके आधारीय भाग की ओर यानी कि बेसिपिटल क्रम में इसका स्थानांतरण होता है। यदि ऑक्सीजन को कोलियोप्टाइल को एक तरफ से यानी कि पार्श्व में लगाया जाता है तो उसी पार्श्व से वह नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है, जिसके फलस्वरूप विभेदक वृद्धि होती है और उसमें कर्वेचर उत्पन्न होता है। वक्रता की मात्रा डिपेंड करती है ऑक्सीजन हार्मोन की कंसंट्रेशन पर, उसकी सांद्रता के, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका कर्वेचर वक्रण उतना ही अधिक होगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही अधिक होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रांकुर-जोल वक्रता परीक्षण की विधि क्या है, मेथड क्या है, किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। सबसे पहले जई के बीज लेते हैं और उन्हें अंधकार में अंकुरित किया जाता है जिससे कि नवोद्भिद तैयार हो जाता है। जब नवोद्भिद तैयार हो जाता है तो उसके पश्चात उसे लगभग 2 से 4 घंटे तक जो है अंधकार में रखने के बाद में उसे 2 से 4 घंटे तक लाल प्रकाश दिया जाता है ताकि उसकी जो लंबाई है उसको रिड्यूस्ड किया जा सके। उसके पश्चात में उसका जो कोलियोप्टाइल है, प्रांकुर-जोल है, जब लगभग 30 mm लंबाई का हो जाता है तो उसके ऊपरी 1 mm शीर्ष भाग को काट दिया जाता है और उसके कुछ समय या कुछ घंटे पश्चात जो है 3 से 4 mm शीर्ष भाग को काट दिया जाता है ऑक्सीजन का प्राकृतिक स्रोत ताकि समाप्त हो जाए। इस तरह से डीकैपिटेटेड जो कैप है उसे हम आगार खंड के ऊपर लगभग 1 घंटे तक रखते हैं और जिससे कि ऑक्सीजन
नीचे की तरफ जो अगार ब्लॉक है उसमें पहुंच जाता है। इस क्रिया के पश्चात में उसमें जो प्राइमरी लीफ होती है उसको भी धीरे धीरे खींच लिया जाता है और डीकैपिटेट जो कैप है उसका जो स्कंद है उसके एक पार्श्व सतह पर ऑक्सीजन युक्त जो अगार ब्लॉक है उसको रख दिया जाता है। अगार ब्लॉक को जिस स्थान पर रखा जाता है वहाँ से नीचे की ओर ऑक्सीजन हार्मोन जो है परिवहन द्वारा पहुँच जाता है और लगभग 1.5-2 घंटे के पश्चात जो नवोद्भिद की छाया है उसे ब्रोमाइड पेपर पर जो ले लिया जाता है ताकि स्थायी रिकॉर्ड उसका प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से उसका जो कर्वेचर का जो कोण है, जो डिग्री है, जितने कौन से है मूवमेंट होता है, इसकी जो वृत्त भाग है, जो वक्रण भाग है, उसके लंबवत अक्ष के मध्य में बने हुए कोण के आधार पर उसको ज्ञात कर लिया जाता है। ये यहाँ इसे डायग्राम में दिखाया गया है जिसमें ये इसका कोलेप्टाइल का डीकैपिटेटेड जो है पार्ट है और लास्ट में जो है ये अगार ब्लॉक है। इस अगार ब्लॉक को जब एक साइड में रखा जाता है तो यहाँ पर ये वक्रण देखने को मिलता है। पादपों में जो वृद्धि होती है वो निश्चित स्थानों पर होती है, असीमित समय के लिए होती है, जो कि यहाँ पर मेरिस्टेम उपस्थित होता है। जबकि फल फूल पत्तियों की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो सीमित होती है। इसके बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन का जो संश्लेषण होता है वह मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में होता है और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है और जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पर ये बनते हैं और उसके बाद में इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह वेसिपिटल होता है, अर्थात विभज्योतक जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक होते हैं शीर्ष भाग में, वहाँ पर इनकी मात्रा जो है अधिकतम होती है। तीव्र प्रकाश की बात करें तो इसका तीव्र प्रकाश में जो है फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात ये नष्ट हो जाते हैं या फिर ये जो दूसरा भाग है पौधे का वहाँ पर ये एकत्रित हो जाते हैं। ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए जिंक का होना अनिवार्य होता है। पुराने ऊतकों की बात करें तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है बिना प्रकाश के ही नष्ट हो जाते हैं। एक एंजाइम होता है इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज, वह इसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण कि जो पुराने ऊतक होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। सक्रिय वृद्धि करने वाले पादपों में ऑक्सीजन सामान्य रूप से उपस्थित होता है। पादप के सभी भागों में वैसे तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन कुछ वृद्धिशील भाग होते हैं, परिवर्तनशील ऊतक होते हैं, वहाँ पर इनकी सांद्रता अधिक पाई जाती है, जैसे कि एपिकल वड है या कोलेप्टाइल है या पत्तियों के जो वृद्धिशील भाग होते हैं या परिवर्तनशील डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है या परिवर्तनशील फल होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है सर्वाधिक पाई जाती है। सामान्यतः इन अंगों के अग्र शीर्ष भाग से आधार की ओर ऑक्सीजन की सांद्रता क्रमशः कम होती चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने संश्लेषण स्थल से यानी कि शकाग्र से शीघ्र ही जो है अन्य भागों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। ऑक्सीजन भी सामान्यतः दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑक्सीजन और दूसरा होता है फ्री ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन अन्य यौगिकों के संयोजी बंधों के द्वारा संयुक्त होकर के जुड़ जाता है तो उसे हम बॉन्ड ऑक्सीजन या कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे कि इंडोल एसिटिक अम्ल अन्य किसी एस्पार्टिक अम्ल या इनोसिटोल के साथ में या ग्लूकोसाइड्स के साथ में मिलकर के इस प्रकार के कंपाउंड बनाता है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड ग्लूकोसाइड, इंडोल एसिटिक एसिड इनोसिटोल और इंडोल एसिटिक अम्ल एस्पार्टिक अम्ल, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है फ्री तथा संयुक्त ऑक्सीजन दोनों स्वरूपों में पाया जाता है और इन दोनों ही स्वरूपों के मध्य में डायनेमिक साम्यावस्था बनी रहती है, जिससे कि ऑक्सीजन की सांद्रता नियंत्रित बनी रहती है। संयुक्त स्वरूपों से हाइड्रोलेजेज एंजाइम की सक्रियता के द्वारा ही जो है ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन विघटनकारी एंजाइम इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज के प्रति जो है प्रतिरोधी होते हैं।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पादपों में शर्करा खनिज तत्व या अन्य जो भी सॉलिड्स होते हैं उनका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंतर्गत जो है फ्लोएम के माध्यम से होता है। इसके विपरीत ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती है या जो जाइलम होता है उसकी जो वाहिकाएं होती है वेसल्स होती है उनके द्वारा नहीं होता है। जबकि ऑक्सीजन का परिवहन सामान्यतः फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा या फिर संवहन पुल के परिधीय भाग के द्वारा होता है, यानी कि परिधीय भाग की जो मृदुतक कोशिकाएं होती है उनके माध्यम से होता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है वह शीर्ष से आधार भाग की ओर होता है, वेसिपिटल क्रम में होता है सूट के अंतर्गत। यदि मूल की बात करें तो मूल में इसका जो परिवहन होता है वह शीर्ष से आधार की ओर यथार्थ हम कह सकते हैं कि एक्रोपिटल दिशा में होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को पोलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पौधों में ऑक्सीजन का परिवहन वैसे तो एक विवाद का विषय रहा है। डार्विन द्वारा वायसन जेनसन द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है पोलर होता है, वेसिपिटल दिशा में होता है। 1928 में बेंट तथा अन्य अन्वेषणकर्ताओं के द्वारा भी ऑक्सीजन के स्थानांतरण के संबंध में कुछ अभिधारणाओं को सुनिश्चित किया गया जो बाद में कई वर्षों तक मायने भी रही। जैकब्स ने इस अवधारणा को चुनौती दी और बताया कि कॉलियस के स्तंभ में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह वेसिपिटल और एक्रोपिटल दोनों ही दिशाओं में होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वेसिपिटल ऑर्डर में और एक्रोपिटल दोनों में 3:1 के अनुपात में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह तलाभिसारी दिशा की तुलना में अग्राभिसारी स्थानांतरण केवल और केवल 1/3 ही होता है। इसके अतिरिक्त पत्तियों में संश्लेषित ऑक्सीजन भी फ्लोएम के द्वारा अन्य भागों को स्थानांतरित होता है जो किसी भी रूप में पोलर नहीं हो सकता। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ऑक्सीजन का स्थानांतरण जो है एक अन्य विचारधारा के अनुसार यदि देखें तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण जो है निम्न विद्युत धनात्मक आवेश से अधिक विद्युत धनात्मक आवेश की ओर होता है, लेकिन इस सिद्धांत के विरुद्ध भी गंभीरतम जो है आपत्तियां है कि परांकुर चोल पर कोई बड़ा अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो परांकुर चोल जो है आरंभिक नमन प्रायोजित धनात्मक की ओर होता है, तो इसके प्राकृतिक नमन की जो कि विरुद्ध है। अन्य अन्वेषणों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ये विश्वास है कि ऑक्सीजन का स्थानांतरण संभवतः कोशिकाओं की उपापचयी सक्रियता के द्वारा नियंत्रित होता है। उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर इन सभी उपरोक्त जितने भी अध्ययन किए गए उन सभी के आधार पर गोल्ड स्मिथ के द्वारा 66वें निष्कर्ष निकाला गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का वह तलाविसारी ही होता है। दो भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा होता है। प्रथम विधि है उपापचयी दिशा में स्थानांतरण पर निर्भर करती है और दूसरा है कि अभिगमन जो है सामान्य विसरण के द्वारा होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का तलाविसारी दिशा में अभिगमन विसरण द्वारा तथा उपापचयी द्वारा होता है और इन दोनों के सहयोग से होता है, जबकि अग्राभिसारी जो अभिगमन होता है वह केवल निश्चित विसरण के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन सामान्यतः एक्टिव विधि से होता है पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के द्वारा। इस संबंध में कुछ प्रमाण जो है दिए गए हैं। पहला प्रमाण है कि ऑक्सीजन के परिवहन की जो गति होती है वह 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि विसरण की दर जो होती है उससे लगभग 10 गुना अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन का परिवहन हमेशा पोलर होता है। इस प्रकार यह फ्लोएम से विभिन्नता प्रदर्शित करता है। अगला आता है कि ऑक्सीजन परिवहन ऑक्सीय उपापचय क्रियाओं पर निर्भर करता है, अर्थात उपापचयी ऊर्जा का इसमें उपयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं
एटीपी संश्लेषण जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह बाधित हो जाता है या रुक जाता है। इसके अतिरिक्त 2,3,5 ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड, टीबा तथा नेप्थाइलेनिक अम्ल की उपस्थिति में भी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह बाधित हो जाता है। और ये जो पदार्थ है टीबा एंड एनपीए, ये दोनों ही एंटी ऑक्सीजन कहलाते हैं। ऑक्सीजन परिवहन की जो वास्तविक क्रियाविधि है वो अभी भी जो है विवाद का विषय है। ये देखिए यहाँ पर इसे विस्तार पूर्वक ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन की क्रियाविधि है उसे दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि जो कोशिका होती है उस कोशिका की कोशिका भित्ति और उसका जो जीव द्रव्य है साइटोसोल है, उन दोनों के भीतर में किस प्रकार से पीएच में परिवर्तन होता है और यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। तो इस संदर्भ में गोल्ड स्मिथ 1977 द्वारा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी गई थी, जो कि लोकप्रिय है। इसके अनुसार इंडोल एसिटिक अम्ल का अभिगमन के लिए कोशिकाएं उपापचयी ऊर्जा का उपयोग करती है और एटीपी के जल अपघटन से ऊर्जा इन्हें प्राप्त होती है। कोशिका के साइटोसोल से एच का परिवहन कोशिका भित्ति में होता है, जिससे कोशिका भित्ति का पीएच कम हो जाता है, लगभग 5.5 हो जाता है। साइटोसोल का जो पीएच होता है वो लगभग 7 हो जाता है। चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आवेशित विलयों की तुलना में, जो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूट होते हैं उनकी तुलना में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं उनके प्रति अधिक पारगम्य होती है। अतः नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अनावेशित ऑक्सीजन भित्ति से साइटोसोल में प्रवेश करते हैं। साइटोसोल में उच्च पीएच के कारण ऑक्सीजन का जो कार्बोक्सिल समूह होता है वो अपघटित हो जाता है और इस प्रकार से ये ऋणात्मक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋणात्मक ऑक्सीजन जो है सिम्पोर्ट H+ आयनों के साथ साथ साइटोसोल में प्रवेश करते हैं और कोशिका के आधारीय भाग में आवेशित ऑक्सीजन जो है कोशिका भित्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा कम पीएच द्वारा अनावेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रसायन परासरणी प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का ध्रुवीय परिवहन होता है। देखिए इसको यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। संश्लेषित ऑक्सीजन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह नॉन पोलर होता है। पादपों को किसी भाग में डालने पर वह संपूर्ण पादप में फैल जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे सिस्टोमिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निष्क्रियकरण जो है या क्षरण जो है एंजाइमी ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। इसके लिए एक एंजाइम जो है उत्तरदायी होता है, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम कहलाता है। इस एंजाइम को सर्वप्रथम टैग और वॉर्नर के द्वारा जो है पृथक किया गया था। यह एंजाइम जो है एक पर ऑक्सीडेज की तरह कार्य करता है तथा एमिन तथा फिनोलिक इसके कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-मेथाइलिन ऑक्सी इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त इंडोल एसिटिक एसिड जो है अल्ट्रावायलेट रेज तथा आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से उसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच।